नमस्कार दोस्तों। खूबसूरत कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका अनिल प्रभा कुमार जी की कहानी बरसों बाद। तो आइए सुनते हैं कहानी। गैराज का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वे लोग आ गए। मैं उत्सुकता से बाहर लपकी नहीं, बल्कि खड़े होकर गहरी सांस ली। उसके सामने होने की तैयारी तो 2 दिन से कर रही थी, अब बस होना था। अपने को साध कर सीढ़ियां उतरी। एकदम सामने फॉयर में लगा आईना था। ठिठकी, जैसे किसी और को देख रही हूं। वह भी इसी ओर को देखेगी। सामने का दरवाजा अंदर की ओर खुला। मेरे पति मुस्कुराकर पीछे हट गए ताकि वह आगे आ सके। एक पल, शायद इतना भी नहीं, वही थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। उसने मुझे अपने सीने से जोर से भींच रखा था और मैंने उसे। हमारे बदन कांप रहे थे, उद्वेग से, प्रेम से, इतने सालों की बिछड़न को नकारते हुए। तू बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। मैंने उसके चेहरे को पहली बार देखा। तू भी तो नहीं बदली। उसकी आवाज तक में कपकपाहट थी। मेरे पति शरारत से मुस्कुराए। अनुवाद कि दोनों झूठ बोल रही हो। वह उसका सामान लेकर ऊपर के कमरे में रखने के लिए चले गए। मेरा हाथ अभी भी उसने पकड़ा हुआ था। वैसे ही आकर ड्राइंग रूम में एक ही सोफे पर आकर बैठ गईं। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, तौल नहीं। दोनों की आंखों पर चश्मे, बालों में घनेपन की जगह छीजन और भर आए बदन। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब चश्मे के भीतर थीं। वही छोटी सी नाक, पतले होंठ, कोई प्रसाधन नहीं, सिर्फ माथे पर बिंदी। मैं जब भी किसी फिल्म में दीपिका पादुकोण को देखती हूं तो मुझे इसकी याद आती है। झेप हुई कि कहीं वह मेरे देखने को घूरना ना समझ बैठे। कितने बरसों बाद मैं जो सोच रही थी वही कह दिया। 30। वह हिसाब लगा चुकी थी। कितना कुछ इस बीच गुजर गया। मैं भारत जाती तो सिर्फ अपने मायके ससुराल वाले शहरों में रहकर लौट आती। वह अपने पिता की बदलियों के कारण उस जगह से दूर दूर होती गई। मुझे अपने ही वक्त का हिसाब नहीं, उसके का तो अंदाजा भी नहीं, सिवाय इसके कि वह स्कूल में पढ़ाती है। उसके पति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 2 बच्चे हैं और बहुत बड़ा ससुराल। बस इतना ही। चाय बनाऊं? अच्छा, वैसे जरूरत नहीं। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तेरा घर सुंदर है। वह उठकर खड़ी हो गई। हाँ, अब हमारे अपने अपने घर हैं। पहले माँ बाप के घर में मिला करते थे। पति को उनके कमरे में ही चाय पकड़ा दी। उन्हें मालूम था कि हम पुरानी सहेलियां इतने बरसों बाद मिली हैं तो उन्हें पृष्ठभूमि में ही रहना होगा। वह अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने टी बैग निचोड़कर चाय उसके आगे रख दी। उसने दूध और चीनी मिलाकर प्याला हाथ में उठा लिया। पहले मैं भी ऐसे ही पिया करती थी। फिर ससुराल में सब पत्ती काटकर पीते थे, तो अब वैसी ही पीने लगी हूं। मैं चुपचाप चाय पीती रही। तू अभी भी ससुराल वालों के साथ रहती है? मुझे अचंभा हुआ। नहीं नहीं, एक ही घर में तो ज्यादा नहीं रही, पर एक शहर में सभी रहते हैं। वह कुछ उखड़ी सी लगी, फिर धीमे से बुदबुदाई। अब क्या? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात का? किसी भी बात का। उसने आंखें नीची कर ली थी। उसकी आंखों के पपोटे भारी थे, जिससे लगा करता था कि वह हंस रही है। अब लगा जैसे रेगिस्तान हो, दूर दूर तक रेत उड़ती हो। मैं पूछना चाहती थी कि क्यों, क्या हुआ, पर पूछा तो ठीक है ना? अब तो ठीक हूं। पिछले कुछ साल बहुत बीमार रही। मेरी सवालिया नजरें देखकर उसने बात सीधी कह दी। गर्भाशय में कुछ गड़बड़ थी, निकलवा दिया, झंझट खत्म हुआ। इस उम्र में यह सब हो जाता है। मुझे अजीब सा लगा। पहले हम औरत बनने के शुरू के दौर में थे। हर बात एक कौतूहल थी, जिज्ञासा थी, भोलापन, आशंका, नई दुनिया को बातों से छूकर
वापस कच्ची उम्र के सुरक्षित घेरे में लौट आने का सुख, रीतिकालीन नायिकाओं के प्रसंगों को पढ़ते हुए शर्म से सुर्ख गाल झेपती हंसी और कक्षा में नोट्स की कॉपी में शरारत भरी बातें लिखकर एक दूसरे की ओर सरकाना, कभी कभी बेकाबू हंसी के दौरे पड़ने पर प्राध्यापक के अग्नि नेत्रों का सामना और बता ना पाना कि इतनी हंसी क्यों और किस बात पर आ रही है। और आज मालूम पड़ा कि शो तो कब का खत्म हो चुका है। उठो और निकल जाओ जवानी के इस थिएटर से। पता है पहले हम कितना हंसा करते थे। मैं फिर से उसे अपने साथ याद की बीती गलियों में ले जाना चाहती थी। कब? उसे वाकई याद नहीं था। जब एक बार डॉक्टर प्रसाद की क्लास में डांट पड़ी थी और फिर जब डॉक्टर सिंह बेहद गुस्सा हो गए थे और तब भी मेरी हंसी नियंत्रण में नहीं आ रही थी तो वह भी हंस पड़े थे। बोले थे कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि उन पर क्रोध भी नहीं किया जा सकता। अगले दिन सारी यूनिवर्सिटी में यह बात फैल गई थी कि 2 लड़कियां डॉक्टर सिंह के कोप भाजन से बच गईं। तू थी ही शरारती, कहकर वह हंस पड़ी। तू कोई कम नहीं थी, सिर्फ तुझे भोली शक्ल बनाकर पलकें झपकाने का हुनर आता था, मुझे नहीं। याद है सुधा कैसे आर्ट फैकल्टी की सीढ़ियों पर खड़ी होकर लड़कों को छेड़ती थी और वे बेचारे कैसे घबराए से आंखें नीची किए पास से गुजरा करते थे। हमने विदाई के समय क्लास की ग्रुप फोटो भी नहीं खिंचवाई थी, वजह कि इसके जरिए हमारी तस्वीर उन लड़कों के घर पहुंच जाएगी। कहीं कोई लड़का अपनी माँ को वह तस्वीर दिखाकर यह ना कह दे, माँ मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। वह हो करके हंस पड़ी, जैसे हम बड़ी सुंदरियां थी ना। कम से कम तब तो यही समझते थे। असल में सारा कसूर हमारी माँओं का था। उन्होंने ही हमारे दिमाग में ये बातें डाली थी कि हमारे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। अच्छा हुआ कम से कम माँओं ने तो सराहा। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। कितना कुछ घुमड़ा। मेरे चेहरे के भाव पड़ती नजरें, सिर चूमते होंठ, पीठ सहलाते हाथ, मेरी पीड़ा खुद न ओढ़ पाने की बेबसी, मेरे साथ सांस के साथ सांस लेती माँ। शायद मेरा उच्छ्वास निकल गया होगा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मुझे सुधा ने आंटी जी की मौत की खबर दी थी। बहुत विचलित हो गई थी मैं। पता नहीं तूने कैसे यह दुख सहा होगा, जैसे तुमने अपनी डैडी की मौत को झेला होगा, मैंने कहना चाहा। हम दोनों खिड़की से बाहर देख रही थीं। न कोई पत्ता हिल रहा था और न ही कोई गिलहरी फुदकी। आसमान का साथ देने के लिए पेड़ भी शांत स्थिर हो गए। बादल छाए थे तो शाम होने पर सूरज ने रंग भी नहीं बदला। उसने जैसे बात बदलनी चाहिए। तेरे घर का वातावरण मेडिटेशन के लिए अच्छा है, उसने कहा तो मैंने जैसे पहली बार अपने घर को देखा। कमरे में तीनों तरफ खिड़कियां होने से लगता था बाहर की सारी हरियाली अंदर आ गई हो। तू ध्यान करती है? मुझे अजीब सा लगा। हाँ, इससे मेरा मन शांत हो जाता है, नहीं तो शायद मैं जी ही ना पाती। मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। हर दिवाली पर इसका शुभकामनाओं का कार्ड आता रहा है, कभी अपना, अपने पति और दोनों बच्चों के नाम के साथ, तो कभी वह भी नहीं। बिना नाम लिखा कार्ड किसी और का हो ही नहीं सकता सिवाय इस बुद्धू के, जिसके अलावा मुझे और कोई शुभकामनाएं नहीं भेजता। कहा इतना ही, तूने मेडिटेशन करनी है तो हाथ मुंह धोकर कर ले, मैंने ऊपर तेरे लिए कमरा तैयार करके रखा है। वह अनमनी से उठ गई। संध्या को यूं ही थोड़ी देर बैठती हूँ। मैंने उसे उसके लिए तैयार कमरा, बाथरूम सब समझा दिया। नीचे आकर पति से कहा, आज आपकी ज्यादा पूछ नहीं होगी, खाना दे दो भाई। तुम्हारी सहेली को हवाई अड्डे से लेकर आया हूं, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। बाद में मैं अपने सोने वाले कमरे में जाकर पढ़ता रहूंगा, सुबह ही काम पर निकलना है। मैंने उसके आने से पहले ही खाना बनाकर रख दिया था। गर्म करके चावल चपातियां भी बना दी।
मेज पर खाना लगाकर उसका इंतजार करने लगी। इसके डैडी काफी ऊंचे पद पर थे। जब भी हम इनके घर जाते तो यूं ही खाने की मेज भरी होती। इसकी मम्मी के आदेश पर नौकर गर्म गर्म चपातियां लाता जाता। एक बार यह कुछ तस्वीरें लाई थी बीकानेर वाले अपने सरकारी घर की, जहां इसके डैडी का नया नया तबादला हुआ था। तेरा घर तो महल जैसा लगता है, हम लोग जानबूझकर इसे छेड़ते। यह संकोच से लाल हो जाती। अरे यह तो सरकारी घर है, हमारा थोड़े ही है। हम तो इसमें पर्दे तक लगाने का खर्चा नहीं कर सकते। यह शालीनता और विनम्रता जो हम में से किसी में भी नहीं थी। वह आ गई, बहुत शांत और सौम्य लग रही थी। मुस्कुराई। यह सब तूने बनाया है? कब सीखा? वह खुश लग रही थी। यह तो मेरी बेइज्जती वाली बात कही तूने। मैंने झूठी नाराजगी दिखाई। मैंने तो सच बोला, यह गुण तुझ में नहीं था। तू मिली ही इतने सालों बाद है। अब तक तो मैं पता नहीं क्या क्या सीखकर भूल भी चुकी हूं। मेरे पति जो अभी तक खाली प्लेट लिए चुप बैठे थे, बोले तुम्हारा क्या है, तुम तो मुझे भी भूल चुकी हो। खाना खाइए, मैंने प्यार से डपट दिया। उसने अपनी प्लेट में बहुत थोड़ा सा खाना डाला। अब ज्यादा खाया नहीं जाता। याद है, हमारा हर खाली पीरियड कैंटीन में ही बीतता था। कितना खाते थे हम लोग, और हर वक्त। मैं भूल गई हूं उन सब बातों को, कहकर वह चुपचाप कौर बनाती रही। ये उठकर खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़कर। देखिए, मैं तो तड़के ही निकल जाऊंगा, आपसे फिर शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी। अच्छा। वह भी अनमनी सी खड़ी हो गई। पति जा चुके थे। मैंने बाह से खींचकर उसे बैठा लिया। मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने बहुत दुलार से पूछा। नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तूने इतने प्यार से इतना कुछ बनाया है। बस मैं ही। वह नीची नजरें किए कहीं खो गई। मैं उसे लेकर नीचे वाले फैमिली रूम में आ गई। वह दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी। तेरे भी बच्चे नीड़ छोड़ गए, उसने जैसे अपने आप से कहा। मैंने मुस्कुराकर अपनी मजबूरी को आशीर्वाद की शक्ल दे दी। हाँ, ऐसा ही समझ ले। बस जहां रहें खुश रहें। सीने में उठी दर्द की लहर को वहीं दबा दिया। बात फिर सुरक्षित दायरे में ले आई। और तेरे बच्चे? दोनों ब्याहे गए, अपने अपने संसार में सुखी हैं। बेटी तेरे अमेरिका में आ गई। अब बच्चा होने वाला है तो मुझे बुलाया है। तू बिना मिले चली जाती तो मुझे बहुत दुख होता, मैंने ढुलक कर कहा। अब दुख सुख कुछ नहीं व्यापता, बस बहुत तीव्र इच्छा थी तुझसे मिलने की। वह पता नहीं कैसे इतने निर्विकार भाव से बात कर रही थी। तो तुझ में अभी मोह बचा हुआ है? मैंने उसे छेड़ने के लहजे से कहा। वह चुप रही। लगा फिर पिछली गलियों में कुछ ढूंढने निकल पड़ी है। मोह न रोकता तो अब तक मर न चुकी होती। उसने इस बार मेरी आंखों में सीधे देखा। सिहर गई, बस उसे देखती रही। हंसती आंखों वाली वह लड़की, मैं उसे इसमें ढूंढने लगी। इन आंखों के गिर्द खींच आए वीरानगी के दायरों की भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नौकरी करती रही ना, ऊपर से बीमारियां, तनाव की वजह से। एहसास बस कौरव महारथियों के बीच अभिमन्यु के घिर जाने जैसा। यूं ही घर गृहस्थी के रोज रोज के ताने, व्यंग, आरोप। मुझे लगता कि जैसे मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत हूं। वह कांप रही थी। मैं उसके लिए पानी लेने के लिए उठने लगी। बैठ, उसने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। तू भी तो नहीं थी वहां। मेरा कोई नहीं था। डैडी रहे नहीं, मम्मी भैया के पास थी, दूसरे शहर में। उनकी अपनी समस्याएं थी। उनको कुछ कहकर बोझ बढ़ाना नहीं चाहती थी। पति खुद परेशान थे, मुझे क्या सहारा देते। आज बरसों बाद वह मुझे अपने जख्मों के निशान दिखा रही थी, चोटों का इतिहास बता रही थी। मैं जो उसकी सहेली थी और कुछ नहीं जानती थी, अपने ही युद्ध से जिंदा बचाने के संघर्ष में उलझी रही, चुप सुनती रही। सभी ननदें, जिठानी, देवरानी और देवर
सास के साथ मिलकर यूं लांछित प्रताड़ित करते कि मैं उनका बेटा छीन कर ले आई हूं। हम दोनों जने कमाते हैं और उन्हें पूरा वेतन लाकर क्यों नहीं देते? यहां तक कि मेरे माता पिता को भी इस गंदगी में लपेटा जाने लगा। उन्हें जब भी गालियां दी जाने लगी तो मुझे लगा कि मैं क्यों हूं इस जमीन पर। कैसी बातें करती है। मैं उस पर तानों फप्तियों के प्रहार होते देख रही थी, जो शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़ते हैं। तुझे यह सब क्या मालूम? तू तो यहां अकेली रहती है। मन हुआ उसे वह सब फरमाइशी चिट्ठियां दिखाऊं जो यहां आती रहती हैं और जिनमें मेरा जिक्र तक नहीं होता, पर कहा कुछ नहीं, बस फीकी सी हंसी हंसती। तुझे वह सब बातें फिर कभी बताऊंगी। वह बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। सब कुछ असहनीय था, बहुत पीड़ादायक। स्कूल से रिक्शे से घर लौटते वक्त बीच में एक तालाब पड़ता था। वह मुझे अपनी ओर खींचता, बुलाता। सोचती इसमें डूब जाऊं। कल मेरी लाश सबको मिलेगी तो सारा कलह क्लेश शांत हो जाएगा। वह रुकी। पता नहीं कितने तालाब नदियां पार कर रही थी। डूब डूब कर तैर रही थी और तैर तैर कर डूब रही थी, अकेली ही। बच्चों का ध्यान आ जाता, बस इसीलिए नहीं कर पाई। वह एकदम निढाल होकर सोफे पर लेट गई। हम वर्तमान में नहीं थे। यादों की रील जैसे हाथ से छूटकर पीछे की ओर भाग रही थी। जिंदगी फ्लैशबैक में लुढ़की हुई। जी चाहा उसके हिस्से के सभी घावों को सहला दूं, दर्द सोख लूं। उसके कमजोर से ठंडे हाथ पर मैंने अपना हाथ रख दिया। उसने मेरी ओर देखा, सहज विश्वास के साथ कि जैसे जानती हो मैं उसकी चोटों को छीलूंगी नहीं, सिर्फ सहलाऊंगी ही। अब तो कुछ नहीं कहते ना? मैंने आवाज से उसे मलहम लगाने की कोशिश की। अब क्या? कहकर उसने गहरी उसास छोड़ी। क्यों? अब क्या हो गया? मैंने पूछना चाहा, पर उसके चेहरे को सिर्फ देखती पर रही। उसके माथे पर एक त्योरी झिलमिलाई। अब तो कहानी खत्म हो रही है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह शब्द शायद उसने अपने आप से कहे थे, मुझसे कहने के लिए नहीं। मैं भी अब क्या ऐसा ही नहीं सोचती? यूं ही जिंदगी का हिसाब किताब नहीं करती कि कितना वक्त बीत गया और कितना और शेष होगा। कंजूस हो गई हूं। भावनाओं संवेदनाओं को सोच समझकर भुनाना चाहती हूं। क्या तू कुछ और तरह से जीती? मैंने उसकी तरफ एकटक देखते हुए पूछा। वह चुप रही। उसकी आंखें अस्थिर थीं। पता नहीं वह फिर कहां क्या ढूंढने निकल पड़ी थी। क्या जैसा चाहो वैसे ही जी सकते हैं? उसने प्रतिप्रश्न किया। कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं। औरों की बात मत कर। तूने जैसा चाहा वैसे जिया। अब उसकी आंखें मुझ पर गड़ी थीं। कोशिश तो की। बेकार हैं सब कोशिशें भी, सिर्फ छटपटाहट ही हाथ आती है। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं उसमें साझीदार नहीं थी, ना ही मैंने बनने की कोशिश की। बस उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वह मुस्कुराई, चेहरे पर वही कोमलता तिराई। कितने बेवकूफ हैं ना हम। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह तो शुरू से ही हैं। मैं भी हंस दी। सुबह वह मुझसे पहले उठकर तैयार बैठी थी। मैं चाय बनाने को लपकी। मैंने खुद बनाकर पी ली और नहा धोकर समाधि भी लगा ली। वाह, कुछ दिन और रुक जाती, मेरा मन था। देख, तूने भी काम पर जाना है और उसका बच्चा किसी दिन भी हो सकता है। जितना संयोग था उतना ही मिल लिया। फोन बजा। एयरपोर्ट ले जाने के लिए जिस टैक्सी का इंतजाम किया था वह घर के बाहर खड़ी थी। वह एक थैला उठाकर मेरे पास आई, फिर मेज पर रख दिया। तेरे लिए है, कोलकाता की साड़ी। मैं थोड़ी असहज हो गई। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत थी? देख, मुझे उपहार लेते वक्त भार महसूस होता है। एकदम उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने मेरे हाथ से थैला झपट लिया। ठीक है, फिर मत ले मुझसे कुछ भी। मेरा तुझ पर अधिकार ही कहाँ है?
मैंने थैला जोर से पकड़ लिया और हंस पड़ी। सब कुछ छोड़ दिया पर गुस्सा करना नहीं छोड़ा। तूने बात ही इतनी गलत कही। वह ठंडी पड़ गई। सॉरी, मैंने कान पकड़कर माफी मांगी। वह हंस दी। मैंने ध्यान दिया, हाँ, थोड़ी सी दीपिका पादुकोण से वह अब भी मिलती है। बाहर निकले तो टैक्सी वाला बड़ी बेसब्री से घड़ी देख रहा था। उसे डर था कि कहीं एयरपोर्ट पहुंचने में देरी न हो जाए। तब तक हम दोनों यूं ही खड़ी थीं। इतनी सारी बातें कहने को उमड़ी पर उलझ गईं। आवाज बनकर कोई न निकली। अचानक वह लपकी और मुझे जोर से भींच लिया। मेरी दोनों बाहें उसकी पीठ पर थीं। बहुत सी बातें जो हम कह नहीं पाए, बहुत से जख्म जो दिखा नहीं पाए, बहुत सी खुशियां जो मना नहीं पाए, लगा यूं भींच के एक दूसरे के गले से लगकर सब संप्रेषित हो गया। कोई खास बात याद करके या किसी खास भावना से नहीं, बस यूं ही रुलाई उमड़ना चाह रही थी। पता नहीं विदाई का क्षण इतना नाटकीय ढंग से बोझिल क्यों हो जाता है। मैंने धीरे से अपने को उससे अलग किया और मुस्कुराई। वह भी जवाब में मुस्कुराई, पर उमड़ रहे आंसुओं को गटकने की कोशिश में उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। अच्छा, उसने कहा और वहीं खड़ी रही। टैक्सी वाले ने हल्का सा हॉर्न बजाया। वह जल्दी से जाकर बैठ गई। उसने हल्का सा हाथ हिलाया। टैक्सी आगे चल पड़ी। मुझे एकदम होश आया। यह तो पूछा ही नहीं कि फिर कब मिलेंगे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।